कि कितना अच्छा हो अगर कर्ण का ये गुण हम सब में भी आ जाए। हम सब भी अपने आसपास जितना हो सके अपनी क्षमता के अनुसार लोगों की मदद कर सके, तो ये दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जो हम देते हैं वही तो पाते हैं। अच्छा करने का फल हमेशा अच्छा ही होता है। नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूं मैं आज के बिहार चुनाव चर्चा को लेकर। और आज हमारे साथ कुछ नए मेहमान हैं। हमारे साथ रवि प्रकाश एक बार फिर मौजूद हैं, लेकिन एक और नए मेहमान है, उससे मैं आपका परिचय कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि बिहार में जैसे ही चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद से राजनीतिक गतिविधियां तो वहां बहुत तेज हैं। कैसे ये चुनाव जीता जा सकता है, इसकी कोशिश में दोनों ही प्रमुख गठबंधन एनडीए और उधर महागठबंधन जो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अपना काम कर रहा है, तो सियासी तमाम तरह के जोड़ घटाव सब चल रहा है। लेकिन इस बार के चुनाव में इन राजनीतिक दलों का क्या मुद्दा होगा, उनको सत्ता क्यों सौंपी जाए, इसको लेकर चर्चा ज्यादा नहीं है। सब सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन क्या बिहार को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास कोई ऐसा रोड मैप है? शायद नहीं है। नीतीश कुमार को लगता है कि वो जिस तरीके से बिहार को चलाते रहे हैं पिछले 15 सालों में, और उसी रास्ते अगर बिहार को ले जाएंगे तो बिहार खुश रहेगा। लेकिन हम जैसे लोग जो बिहार से निकले हैं और 20 साल से 30 साल से दूसरे शहरों में रह रहे हैं और यहाँ की जिंदगी देखते हैं, और जब हम अपने घर लौटते हैं, बिहार जाते हैं, तो वहाँ की जिंदगी देखते हैं, तो हमें जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। हमें लगता है कि आज भी वहाँ शिक्षा की जो स्थिति है वो वैसी नहीं है जो हमारे जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ है। जिस प्रदेश में मैं रहता हूँ वहाँ वैसी स्थिति है। और ये पीड़ा जो है, इस पीड़ा को हम लोग ढोते आ रहे हैं, और हम सब लोग 2 दशक से 3 दशक से इस पीड़ा को ढो रहे हैं। और ऐसे ही आज लोगों से हम बात करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे साथ रवि प्रकाश हैं, और हमारे साथ एक और मेहमान जो है मुकेश जी हैं। उनके बारे में मैं विशेष परिचय कराऊंगा। तो मुकेश जी के बारे में मैं आपका परिचय कराऊं कि मुकेश जी वही हैं जो लॉकडाउन के दरमियान आप स्टार प्लस का जो महाभारत देख रहे होंगे, उसके डायरेक्टर रहे हैं। 36 एपिसोड इन्हीं के डायरेक्शन में चला है। पूरा लॉकडाउन जो है, मैंने इस बार जितनी तल्लीनता से महाभारत को देखा, उससे पहले नहीं देखा था। जब 14 में ये आया था पहली बार, चूंकि समय का अभाव उस समय होता था, महिलाएं तो देख लेती थी, लेकिन जो लोग शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं वो लोग शायद महाभारत को इतने गौर से नहीं देख पाते थे। मुकेश जी बिहार के रहने वाले हैं और कई सालों से मुंबई में रह रहे हैं। सिर्फ महाभारत उनका परिचय नहीं है, महाभारत के अलावा उनकी उपलब्धियां और भी हैं, वो खुद भी बताएंगे आपको। और बहुत सारे उन्होंने साईं बाबा को लेकर और इस तरह के जितने भी एपिसोड्स हो सकते, सीरियल्स हो सकते हैं जो मैथोलॉजी से जुड़े हुए, उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। और महाभारत तो एक एपिक है, पहले भी बन चुका है। राही मासूम रजा ने जिस महाभारत को लिखा था वो भी आ चुका है। और उसके बाद मुकेश जी के डायरेक्शन में जो नया महाभारत है HD फॉर्मेट में था, वो महाभारत मुकेश जी ने डायरेक्ट किया था। तो मुकेश जी भी हमारे साथ हैं और हम इनसे चर्चा करने जा रहे हैं बिहार के हालात पर, कि हम जो बिहार से निकले हुए हैं। मुकेश जी दरभंगा से आए हैं। मुकेश जी पैदा हुए थे मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में पढ़ाई की है। उसी तरह से रवि प्रकाश भी बिहार से हैं और लंबे समय से 3 दशक से मुंबई में काम कर रहे हैं। हम सब लोग कैसे बिहार में जब चुनाव होता है तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि बिहार शायद इस बार बदलेगा, कुछ नया होगा। सिर्फ सत्ता नहीं बदलेगा, सिर्फ चेहरा नहीं बदलेगा मुख्यमंत्री का, कुछ नए ऐसे लोग आएंगे जो करिश्मा करेंगे और प्रदेश में कुछ नई तस्वीर बनेगी। लेकिन ये हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। रवि प्रकाश जी, उस दिन तो आपसे चर्चा हुई थी, आपने कहा था, आप बड़ी निराशा भाव में थे कि बदल नहीं सकता है। कैसे इसको बदला जा सकता है? मुकेश जी से मैं चर्चा शुरुआत करता हूं। मुकेश जी, ये बताइए कि जब बिहार के बारे में आप सोचते हैं, अपने गृह प्रदेश के बारे में सोचते हैं, तो क्या चीजें चाहते हैं कि वहाँ इस तरह के बदलाव होते तो शायद बेहतर होता? हमें जो उपलब्धियां दूसरे प्रदेश में आके मिली, अगर बिहार में ही हमें ये सब चीज मिलता तो शायद आज के नौजवान जो वहाँ छोड़ के आना पड़ता है, उनको मुंबई में स्ट्रगल करना पड़ता है या किसी और शहर में जाके अपने भविष्य के निर्माण के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो क्या ऐसा है कि बिहार में नहीं हो पा रहा है और क्या ऐसा होना चाहिए इस वक्त? देखिए, मुझे तो चांद ही चाहिए, उससे कम कुछ भी मुझे मंजूर नहीं है।
मेरा बिहार है, जो बिहार गौतम बुद्ध की धरती है, जो बिहार अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, जो बिहार कुंवर सिंह और अनगिनत प्रबुद्ध लोगों और वीर लोगों की धरती है, वो किसी भी मामले में दुनिया के किसी भी देश या किसी भी शहर से पीछे क्यों रहे। तो मैं मतलब मेरी संतुष्टि थोड़े बहुत में नहीं होगी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम उस थोड़े बहुत के आसपास भी नहीं है। जब लालू जी का घनघोर अंधेरा राज्य छंटा था, खत्म हुआ था और नीतीश जी आए थे, तो शुरुआत में कुछ 4-5 सालों में उन्होंने बहुत उम्मीदें जगाई थी। सड़कें बन गई थी कम से कम, जो आज भी वही दिखाई देती हैं, बाकी कुछ तो दिखता नहीं है। लेकिन उसके अलावा आज अगर 15 साल बाद हम नीतीश जी के शासन की समीक्षा करें तो बहुत ही निराशा हाथ लगती है। 15 साल कम नहीं होते हैं किसी को भी किसी भी राज्य में बहुत कुछ आमूल चूल परिवर्तन कर देने के लिए। अगर आप 15 साल में नहीं कर पाए तो मुझे नहीं लगता है कि आप जीवन में कभी कर पाएंगे। तो ये निराशा तो अब तो थोड़ी बहुत कम हो गई है, लेकिन पहले जिस तरह से बिहार के लोगों को हर राज्य में, हर शहर में बाहरी के तौर पे भैया ये बिहारी कह के जो संबोधित किया जाता था, वो तो वाकई अपमानजनक है। अगर अपने देश में, अपने राज्य में, अपने शहर में हमें सम्मानजनक काम मिलता या सम्मानजनक स्थिति होती या हमारी पहचान भी सम्मानजनक होती। आज दूसरे भाषा भाषियों की स्थिति इतनी खराब नहीं है। आज किसी तमिल भाषी को महाराष्ट्र में या दिल्ली में अपमानित नहीं किया जाता। आज किसी उड़िया को, किसी बंगाली को नहीं किया जाता, केवल बिहारी को ही किया जाता है, या बहुत ज्यादा तो यूपी के लोगों को किया जाता है। तो हम इतने सालों में ना अपनी पहचान बदल पाए और न ही अपने राज्य में कुछ कर पाए, इसकी निराशा तो होती ही है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ये होगा कैसे। सबसे पहली बात तो यह है कि पहचान बदलने के लिए हमारे जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको सामने आना पड़ेगा, उनको सीना ठोक के कहना पड़ेगा, वो चाहे आईएएस हो, चाहे प्रबुद्ध लोग हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, कि हम बिहार से हैं और ये देखो, ये हमारी पहचान है, ये हमारा ज्ञान है, ये हमारी शक्ति है, ये हमारी समृद्धि है। हमें उस पर शर्मिंदा होने की बजाय उसको सीना ठोक के सबके सामने रखना पड़ेगा। लेकिन ये सब भी तब होगा जब हमारा अपना राज्य समृद्ध होगा। अगर हम अपनी पहचान बाहर कितनी भी अच्छी बना लें, लेकिन हमारा राज्य अगर वही उसी तरह भिखारी बना रहेगा, उसी तरह पिछड़ा बना रहेगा, कोई उद्योग धंधा नहीं है, हमारी शिक्षा व्यवस्था लगभग चौपट ही है, हर तरह से पिछड़ा रहेगा, तो बाहर पहचान बनाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए बहुत ही आमूल चूल जड़ में जाकर परिवर्तन करना पड़ेगा। उसके बिना मुझे मतलब बिहार का भविष्य दिखाई नहीं देता कुछ। रवि जी, जो ये कह रहे थे मुकेश जी कि हम ही लोग को कुछ करना पड़ेगा, हम लोग का मतलब कि जो बिहार से आए हुए लोग इस पीड़ा को समझते हैं, जहां हम आप महाराष्ट्र में रह के देख रहे हैं कि कैसे चीजें यहाँ कैसे किस तरह का रिस्पांस मिलता है हमको। मतलब एक बिहारी होने के नाते हमारे बारे में क्या धारणा एक बन जाती है, इस धारणा को कैसे खत्म किया जाए। क्योंकि वहाँ के जो लोग, हम लोग पिछली बार चर्चा में वहाँ से बात कर रहे थे, बिहार में एक सज्जन हमसे जुड़े थे, वो कह रहे थे कि अच्छा हुआ है बिहार, शायद पहले जो पिछले 15 साल में शायद बहुत तकलीफ में था, बहुत तरह की समस्याएं थी, थोड़ी समस्याएं कम हो जाती है तो लोग संतुष्ट हो जाते हैं। सही कह रहे हैं मुकेश जी कि हमें तो चांदी चाहिए। क्यों नहीं, जब महाराष्ट्र में तरक्की हो सकती है, जब दूसरे प्रदेशों में तरक्की हो सकती है, तो बिहार में क्यों नहीं हो सकती है। हम जो सवाल आप रवि जी कह रहे थे कि बेरोजगारी, रोजगार का मुद्दा, ये मुद्दा, सामाजिक मुद्दे जो है वो चुनाव में कैसे पीछे चले जाते हैं, क्यों मतलब पार्टियां या नेता इस चीज को लेकर आगे नहीं आते, क्यों डिमांड नहीं होती। आपको लगता है कि वहां के लोग डिमांडिंग ही नहीं है सर? नहीं, देखिए, लोग डिमांडिंग नहीं है, लेकिन लोग जाति, अपनी अपनी जातियों में जो बटे हुए हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है। हम जाति के नाम पे वहां मतदान करते हैं, हम जाति के नाम पे नेता चुनते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि हमारा जिसको हम चुन रहे हैं वो कितना योग्य है, वो हमारे समाज के लिए कर क्या सकता है, हम वो नहीं सोचते हैं। हम पिछले 15 साल से, पिछले 3 बार 5 बार से एक ही विधायक को बार बार चुने जा रहे हैं, जो काम करता कुछ नहीं है, लेकिन हम उसी को चुनते हैं क्योंकि वो हमारी जाति का है। हमको अपनी जातियों से ऊपर उठना पड़ेगा, जातिगत बातों को ध्यान से छोड़ना पड़ेगा, और हमें एक ऐसे उम्मीदवार को चुनना होगा जो सही में अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ नया और कुछ बेहतर कर सके। आज की तारीख में बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। अब बेरोजगारी समस्या है, लेकिन इस समस्या का अब हम ये सोच के चलेंगे कि सरकार हमको नौकरी देगी, तो सरकार नौकरी नहीं देगी। अभी 2 चीजों को समझना पड़ेगा कि एक तो बेरोजगारी की जो समस्या रही है, उस समस्या के जड़ में कौन लोग हैं।
क्यों उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को इतना लचर बना दिया कि हम किसी काम के लायक नहीं बन पा रहे हैं। तो ये जो हमारी लचर व्यवस्था है, जो हमको किसी काम के लायक नहीं बनने दे पा रही है, हमको उस व्यवस्था को बदलना होगा। हमें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो हमें योग्य बनाए, हमें किसी काम के लायक बनाए, हमको काम दे, हमारे दो हाथों को रोजगार चाहिए, हमें दूसरे शहरों में जाने की जरूरत नहीं हो। लेकिन आज जो है वो जातिगत सारे गुट बटे हुए हैं। उन जातियों के आधार पे शाम को, सुबह दोपहर शाम चौक पे मजलिस लगती है और उतनी ही व्यस्तता में हम बड़े खुश होते रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं रवि जी। आज एक रवि जी, मैं आपकी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। अभी जो जानकारी आ रही है कि बिहार में जो महागठबंधन, ये एनडीए है, मतलब जिसमें बीजेपी है, जिसमें नीतीश कुमार है, जिसमें चिराग पासवान जिससे बाहर जाने के लिए परेशान है, बेचैन है बहुत तरह की, उसमें जो उपेंद्र कुशवाहा जो मंत्री रहे हैं और जो पिछले 19 के चुनाव में उससे पहले किसी बात पर छोड़ के वहां से घटक को छोड़ के बाहर आ गए थे एनडीए से, उनको इसलिए शामिल किया जा रहा है क्योंकि उनकी जाति का वोट अगर मिल जाता है एनडीए में तो इनको कुछ लाभ मिल जाएगा। और इसकी वजह से शायद जो नीतीश के जो काम है उसको उनकी प्रतिष्ठा पर जो आंच लगी है, उनके कामकाज को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, जो कोरोना संक्रमण के बाद जिस तरीके से लोग प्रवासी मजदूर आए थे उनके साथ बहुत अच्छा सलूक नहीं हुआ। शुरुआत में तो उन्होंने रोक ही दिया था कि भाई वो आएंगे तो यहाँ पे संक्रमण फैलाएंगे, तो पहले तो वो उनको टालते रहे, लेकिन बाद में उनको आने दिया गया। तो क्वारंटाइन सेंटर में जिस तरह की परेशानी हुई उनको, वहाँ जो अव्यवस्था मिली, अस्पतालों में जो अव्यवस्था सामने आई पूरे कोरोना संक्रमण में, और इस वक्त भी आ रही है, कोरोना संक्रमण हो जा रहा है लोगों, लेकिन अस्पतालों में उस तरह की व्यवस्था नहीं मिल पा रही। तो इन सारी चीज़ों को छोड़कर अपने कमिटमेंट करते हैं वो कि नहीं, हमसे बहुत सारी चीज़ों पे हमारी कमजोरी रह गई है, शिक्षा क्षेत्र में हमने तरक्की नहीं की है, हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में तरक्की नहीं की है, लेकिन ये सब वो बात नहीं कर रहे हैं, वो अपना जातीय समीकरण भिड़ा रहे हैं ताकि वो चुनाव जीत सके। मुकेश जी, ये जो रवि जी कह रहे हैं कि ये जातीय समीकरण ठीक करके वो बार बार जीत जाते हैं, और ये वहाँ की, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई जनता इसके लिए बहुत दोषी है। वहाँ जब डिमांडिंग नहीं, मैं एक बार फिर कहूँगा कि लोग शायद इन चीज़ों को, बिहार के लोग समझदार बताए जाते हैं, कहते हैं कि बहुत राजनीतिक चेतना है बिहार में। आपको लगता है कि राजनीतिक चेतना है और लोग सही तरीके से वोट कर रहे हैं? देखिए, मैं इस बात का प्रबल पक्षधर हूँ। लोग नॉर्मल सामान्यतः कहते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा। मैं इसका बिल्कुल उल्टा मानता हूँ। जैसी प्रजा होती है राजा भी वैसा ही होता है। ये लोकतंत्र ही नहीं, ये जब राजतंत्र था तब भी अगर प्रजा अच्छी हो, प्रजा समझदार हो, तो कोई क्रूर राजा, कोई भ्रष्ट राजा उस पर शासन नहीं कर सकता। हमारी आज बिहार की जो भी दुर्दशा है उसका जिम्मेदार नेता नहीं है। नेता कोई आम के पेड़ पे नहीं उगता, वो कहीं दूसरे मंगल ग्रह से या मार्स से आके टपका नहीं है हमारे यहाँ। वो हमारे बीच से आया है, वो हमारे बीच से आके ऐसा है और हमने उसको चुना है। हम जानते हुए कि ये खूंखार क्रिमिनल है, हम जानते हुए कि इसने भयंकर भ्रष्टाचार किया है, हम जानते हुए कि ये रेपिस्ट है, ये मर्डरर है, हम उसको वोट देते हैं। तो जब तक जनता नहीं सुधरेगी तब तक न राज्य सुधरेगा, न नेता सुधरेंगे, न बिहार की दुर्दशा खत्म होगी। अब जनता बीच बीच में कभी कभी संकेत देती है, जैसे जब सेकेंड टाइम नीतीश जी जीते थे या एनडीए जीती थी तो ऐसा लगा था कि ये लोग जातीय गठबंधन से ऊपर उठ रहे हैं। अपनी संकीर्ण भावना से सिर्फ अपने स्वार्थ से उठकर बेहतर समाज, बेहतर देश के बारे में नहीं सोचेंगे। जब तक ये नहीं सोचेंगे अरे हमारे जाति का ये नेता है, मेरा कुछ काम होगा, मुझे कुछ पंगा होगा मेरा, तो ये मेरी जाति का है इसलिए मेरी मदद करेगा, सिर्फ इसलिए किसी को चुनकर 5 सालों के लिए अपना भविष्य उसके हाथ में दे देना, ये तो अपने साथ खिलवाड़ है, ये राज्य के साथ खिलवाड़ नहीं है। और उसका परिणाम भी लोग भुगत रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं सुधर रहे हैं। तो जब तक लोग ये अपना स्वार्थ छोड़कर एक लार्जर पर्सपेक्ट में नहीं देखेंगे, जनता और समाज के बारे में, सबके बारे में नहीं सोचेंगे कि हमारे राज्य के लिए क्या बेहतर है, हम किसको चुने कि हमारा राज्य बेहतर हो, हम किसको चुने कि हमारा देश बेहतर हो, हम किसको चुने कि हमारा जिला बेहतर हो। हमारे चुनने का आधार ये नहीं होना चाहिए कि हमारी जाति का है, हमारा कभी पंचायत में कुछ काम फंसेगा तो ये मदद कर देगा, या नगर पालिका में या कहीं हमारा काम फंसेगा तो ये मदद कर देगा। ये हमारे चुनने का आधार जब तक रहेगा, या जाति हमारे चुनने का आधार जब तक रहेगा, तब तक बिहार तरक्की नहीं कर सकता।
हाँ रवि जी, आप कुछ कह रहे थे, मुकेश जी की बात पे आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं देखिए, मैं इस पूरे चुनाव प्रणाली के तरीके पे कोशिश करना चाहता हूँ कि जनता को चाहिए कि अपनी विधानसभा क्षेत्र में सभी उम्मीदवारों को एक साथ मंच पे बुलाए और अपनी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर उनसे विचार विमर्श करे कि वो क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, इसकी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। जब सभी दलों के या निर्दलीय उम्मीदवारों की अपनी अपनी राय जब उनके सामने आएगी, फिर उनको एक अच्छा नेता चुनने के लिए उनके पास विकल्प उपलब्ध होगा। वो दल जाति सारी चीजों को छोड़ दे, मुद्दों की राजनीति करें, मुद्दों पे विचार करें, मुद्दों से लोगों का चयन करें कि यह हमारे लिए अच्छा काम कर सकता है। ये मुद्दे हो सकते हैं शिक्षा के, स्वास्थ्य के, सड़क के, पानी के, बिजली के, जो भी है, जो भी ऐसी समस्याएं हमारे जनजीवन को प्रभावित करती है, हम उन सभी समस्याओं पर उससे विचार करें, उसकी राय को समझें। मैं ये चाहता हूं कि इस बार के चुनाव में बिहार के लोगों को ये तरीका अपना के देखना चाहिए। नेता बदल जाने से समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं, चाहे वो जनता दल की सरकार हो, राजद की सरकार हो, लालू यादव की पार्टी की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। सिर्फ जातीय समीकरण को जोड़ते हुए सब अपनी अपनी राजनीति की रोटी को सेक रहे हैं। मैं इससे भारतीय जनता पार्टी को भी अलग नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि उसके पास भी प्रदेश के विकास की कोई सोच नहीं है। हाँ बिल्कुल, जैसे क्या होता है जब चुनाव आते हैं तो जरूर एक एजेंडा जारी किया जाता है कि घोषणा पत्र है, ये हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में ये करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये करेंगे, बहुत सारी घोषणाएं होती है। लेकिन उस पर कभी चुनाव के बाद, जब जैसे अब नीतीश कुमार इस वक्त जब चुनाव में जा रहे हैं, तो बात ये हो रही है कि भाई 15 साल पहले क्या था। नीतीश कुमार ये सवाल उठा रहे हैं कि 15 साल से जब मैं शासन कर रहा हूँ, इस 15 साल को आप पिछले 15 साल से देखिए। वो नहीं देख रहे हैं कि पिछले 5 साल में हमने क्या डिलीवर किया। तो सरकार, आप पूरी व्यवस्था आपके हाथ में होती है, आप 5 साल सरकार चलाते हैं, उसके बाद कोई जवाबदेही नहीं है। ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को तो बदलना पड़ेगा कि जनता सवाल पूछे कि भाई 5 साल में तो आपने, ठीक है, आपने उसके पिछले 5 साल काम किए, आपने ये परिवर्तन लाए बिहार में, लड़कियों को साइकिल बांटी, ये किया, और भी बहुत सारी चीजें की, लेकिन आगे आप क्या करेंगे? और आपने 5 साल का जो, पिछले 5 साल का जो कार्यक्रम तय किया था, जो लक्ष्य तय किया था, क्या आपने उसको पूरा किया? तो ये थ्रेडबेयर, ये चीजें डिस्कस नहीं होती हैं। मुकेश जी, आपको लगता है कि ये जो सिस्टम है, पूरा चुनाव का जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम में जो आपने सही कहा कि जनता जब हिसाब नहीं लेती है, जब तक जनता में ये अवेयरनेस नहीं आएगा, और ये अवेयरनेस उसमें आएगा कैसे? ये राजनीतिक दल तो उनको जागरूक करेंगे नहीं। ये जागरूकता फैलाने का काम हम और आप जैसे लोग कर सकते हैं। जैसे हम इस तरह के डिबेट्स जो कर रहे हैं, ये लोगों को बताने के लिए ही है, लोगों में चेतना जगाने के लिए है कि भाई सिर्फ आप राजनीति पर बातें मत करिए, सिर्फ राजनीति पर डिस्कस नहीं होना चाहिए कि कौन सी जाति किसके साथ चली जाएगी और वो चुनाव जीत जाएंगे। शायद मैं इसीलिए ये डिबेट को एक अलग मुद्दे पर, चुनाव में जागरूकता फैलाने के मुद्दे पर बात करना चाहता हूं कि पब्लिक को क्या करना चाहिए, किस सोच के साथ वोट करना चाहिए। मुकेश जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे बारे में? देखिए, एक बहुत प्रसिद्ध किताब कुछ दिनों पहले आई थी, कन्वर्सेशन विद गॉड। उसके लेखक हैं नोएला डोनाल्ड वॉल्श। उन्होंने अपनी 4-5 किताबों में से एक किताब में लिखा था, और उनकी सारी फिलॉसफी भारतीय फिलॉसफी है। वो भारतीय फिलॉसफी को ही अपने शब्दों में पेश करते हैं। उनका ये कहना था कि दुनिया की सारी समस्याएं जो भी है, जिनको हम आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक समस्या मानते हैं, ये दरअसल ना आर्थिक समस्या है, न राजनीतिक समस्या है, न सामाजिक समस्या है। ये सारी समस्या जो है वो स्पिरिचुअल समस्याएं हैं, ये आध्यात्मिक समस्याएं हैं। हम अपने आप को नहीं जानते, हम समाज से अपना रिश्ता नहीं जानते, हम देश से अपना रिश्ता नहीं जानते, हम परिवार से अपना रिश्ता नहीं जानते, और इसीलिए हमको, हमारे पास कोई दिशा निर्देश ही नहीं है कि हमको कहाँ जाना है, हमको करना क्या है। जिस दिन हम चीजों को लार्जर प्रोस्पेक्ट में देखना शुरू करेंगे, जब तक हम लोगों को सिर्फ, और हम भी तो स्वार्थ में लगे हुए हैं ना, हम भी काम करते हैं, जब चुनाव आता है तब काम करेंगे और बाद में भूल जाएंगे, तो ये 2 दिन में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। इसको लगातार लोगों को समझाना पड़ेगा, लगातार लोगों को बताना पड़ेगा कि आप जो ये क्षुद्र स्वार्थ के लिए अपना पूरा भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य, आज अगर आपने एक अयोग्य विधायक को वोट दिया सिर्फ इसलिए कि आपकी जाति का है, उसने 5 साल, 10 साल या 15 साल में कुछ नहीं किया, तो आपके बच्चों का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ?
आप इस बातों को उनको जड़ से समझाना पड़ेगा। वो जिस तरीके से समझते हैं उस तरीके से उनको समझाना पड़ेगा। वो सिर्फ 2 दिन का फायदा देखते हैं, वो सिर्फ कुछ रुपयों का फायदा देखते हैं, वो सिर्फ कुछ 100 रुपयों का फायदा देखते हैं, 1000 रुपए का फायदा देखते हैं। ये नहीं देखते कि इन 100 रुपयों, 1000 रुपयों या छोटी सी चमचागिरी के चक्कर में उनका पूरा जीवन बर्बाद हो रहा है, उनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। जब तक ये बात उनको नहीं समझाई जाएगी तब तक उनके अंदर चेतना जागृत नहीं होगी। और उनको उन्हीं की भाषा में, वो जिस तरीके से समझते हैं उनकी भाषा में, मतलब लाठी और डंडा नहीं, उनको ये समझाना पड़ेगा कि ये जो तुम्हारे क्षुद्र स्वार्थ के कारण तुम्हारे बच्चों का भविष्य, तुम्हारा आने वाला पूरा, तुम्हारे पोते पर पोते परनाती सारी दुनिया कहाँ तरक्की कर रही है और तुम कहाँ अंधेरे में जा रहे हो, ये उनको समझाना पड़ेगा। तभी उनके अंदर शायद थोड़ी सी चेतना आए। लेकिन रवि जी, एक बार फिर सवाल घूम के वहीं आता है कि ये समझाएगा कौन? ये जो समझाने वाली व्यवस्था, चुनाव आयोग ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि अवेयरनेस कैंपेन चला, ये काम भी मुझे लगता है चुनाव आयोग का है या हम और आप जैसे लोगों का है जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, उसका काम है। मीडिया तो एक अलग तरह के उसमें पता नहीं किस बात में उलझी हुई है ना? तो ये काम मीडिया का है या चुनाव आयोग का? ये कैसे होगा? न ये काम मीडिया का है, न ये काम चुनाव आयोग का है। ये काम उस राज्य के, उस जिले के, उस विधानसभा क्षेत्र के जागरूक और प्रबुद्ध लोगों का है कि अपनी समस्या को अपने स्तर पे वहां डिस्कस करो। मीडिया आपको हमेशा एक आदमी क्यों चाहिए होता है जो आपकी जिंदगी का बेड़ा पार लगा दे? आप किसी दूसरे के भरोसे क्यों रहते? ये बात भी सही है। हाँ, आप किसी दूसरे के भरोसे क्यों बैठे रहते हैं कि कोई आएगा, हमको समझाएगा, फिर हम समझेंगे, फिर हम तय करेंगे? अपने हाथ पांव पे खड़ो। बैसाखी से बहुत लंबी यात्रा नहीं होती है। अपने हाथ पांव पे खड़े होइए और तय कीजिए कि करना क्या है। हम बिहार के लोग जो बिहार में इस समय रह रहे हैं, जो चुनाव में सारी चीजों को नजरअंदाज करते हैं, वो बैसाखी पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कि लोग जो है, लोगों को अपने से जागना पड़ेगा, है ना? कोई, आप रवि जी कह रहे हैं कि लोगों को अपने से जागना पड़ेगा। मुझे लगता है कि समाज के प्रबुद्ध लोगों का, और प्रबुद्ध लोग जो हम लोग वहां से निकल कर आए हैं बाहर, और हम लोग जो इस पीड़ा में रहते हैं कि हमारा बिहार नहीं बदल रहा है, मुझे लगता है कि हमारी और सबकी जिम्मेदारी है। और चाहे जो भी मंच मिले, हमें लोगों से ये संवाद करना है कि भाई अब तो जाग जाओ, इतने साल हो गए। जरूरी है, बहुत जरूरी है ये। आज आपको क्या जरूरत पड़ी है उपेंद्र कुशवाहा को फिर से एनडीए में शामिल करने की? जिस समय अलग हुए थे छोड़ दीजिए। इतनी ताकत अपने आप में बनाइए, अपने आप में इतना भरोसा कीजिए कि मतदाता आपके साथ है। ये इतना कॉन्फिडेंस लाइए। लेकिन ये कॉन्फिडेंस ऐसे हवा में नहीं आएगा, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, जमीन पर बदलाव लाना पड़ेगा। जमीन पर बदलाव लाना पड़ेगा। मुकेश जी, बहुत हम लोग करीब 25 मिनट बात कर चुके हैं। मुझे लगता है कि हम लोग एक संक्षिप्त टिप्पणी के साथ कि इस चर्चा में हम लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने बिहार के मतदाताओं से जो इस बार वोट करेंगे। उसमें बहुत सारे नौजवान भी होंगे और रोजगार की एक बड़ी समस्या है, शिक्षा की बहुत बड़ी समस्या है। शिक्षा की क्रेडिबिलिटी नहीं है। हम लोगों ने जब पिछली बार बात की थी तो उसमें ये बात निकल के आई थी कि बिहार में जो एजुकेशन होता है, जो सर्टिफिकेट हमको और आपको मिलता है, उसकी क्रेडिबिलिटी बाहर में नहीं है। अच्छा, बिहार से ये डिग्री लेके आए हो तो ये यार फर्जी होगा। तो ये जो विश्वसनीयता नहीं है हमारे शिक्षा की, या जो रोजगार का जो स्थिति है वहाँ पे, लोगों को ना उतने उद्योग धंधे हैं कि वहाँ उद्योग धंधों में काम मिल जाए, ना वहाँ कोई ऐसी इंडस्ट्री है। अगर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है वो भी मुंबई में शिफ्ट है। वहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं चलता है कि अगर भोजपुरी, चूंकि बगल में कलकत्ता है, अगर चाहता उससे सीख कर बिहार में तो एक इंडस्ट्री वहाँ भी डेवलप कर सकती थी, एक सोच डेवलप आ सकती थी कि उत्तर प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म सिटी बनाने की बात हो रही है, वहाँ विकास की बात करते हैं सुशासन बाबू, तो वहाँ ये सब क्यों नहीं होता है? क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, बिहार में कोई भी इंडस्ट्री डेवलप नहीं होती है। इसका मेन कारण है कि आपको ना वहाँ के लोगों पे भरोसा है, ना वहाँ की सरकार पे भरोसा है। आज अगर वहाँ 50 लोगों की यूनिट आप लेकर जाते हैं और शूटिंग करते हैं तो आपको भरोसा नहीं है कि अगले दिन शूटिंग होगी कि नहीं होगी। कौन आके हुड़दंग कर देगा, अगर मैं ठेठ भाषा में ही बोलूं तो कौन आके कब हुड़दंग कर देगा, कौन आके बवाल खड़ा कर देगा, कौन छोटी छोटी बातों पे तमाशा कर देगा और आपकी शूटिंग रुक जाएगी और आपको वापस लौटना पड़ेगा, ये पता नहीं है। तो जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब तक सरकार के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हम कुछ करवा सकते हैं और जनता के अंदर चेतना नहीं होगी कि हम जो कर रहे हैं उसका क्या परिणाम हो सकता है, तब तक कुछ नहीं होने वाला है।
बिहार के लोग शायद कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं कि जब भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे कल की का, तभी हमारा जीवन बदलेगा, हमारा बिहार बदलेगा। लेकिन जब तक भगवान अवतार नहीं लेते हैं तब तक उनको बहुत सारी चीजें अपने हाथों में लेनी पड़ेंगी, और जब अपना जीवन हम अपने हाथ में लेंगे तभी कुछ बदलने वाला है। जब तक हम दूसरे पे दोषारोपण करते रहेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। रवि जी, एक आखिरी टिप्पणी में आपका लेना चाहूंगा कि ये कैसे बिहार वालों को आप आज क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने कहा कि खुद ही खड़े हो जाओ, मुझे लगा कि हमारी जिम्मेदारी भी है ना? ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि लोगों को फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं, उनको बताए कि भाई वोट ऐसे लोगों को करो जो आपको नोटा का ऑप्शन किसने दिया है? चुनाव आयोग ने दिया है। आप चुन के, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि लोग अपने क्षेत्र के सभी लोगों के बारे में पता ही नहीं करते हैं कि उनके क्षेत्र में कौन कौन लोग खड़े हैं। वो देखते हैं कि पार्टियों के ये उम्मीदवार हैं। उनके इलाके में ऐसा व्यक्ति हो सकता है चुनाव में खड़ा जो बहुत पढ़ा लिखा हो, जो बहुत एम्बिशियस हो, जो बिहार को हमारी आपकी तरफ बदलने के लिए छटपटाहट हो उसके अंदर। उसको पहचानने की जरूरत हो। उसको हम यहाँ से नहीं पहचान सकते, उसको उन्हें ही पहचानना पड़ेगा। उनको देखना पड़ेगा कि ये 15 लोगों की लिस्ट में क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो ये ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन से अलग है, जो किसी पार्टी का नहीं है। क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसे पढ़े लिखे लोगों को ही चुन चुन के भेज दे? सभी पार्टियों के लोग पार्टी पर जाकर मुहर लगा देते हैं। उसके बजाय एक निष्पक्ष ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लोगों की संख्या, निर्दलियों की संख्या ही बहुत बढ़ा दें ताकि एक नया समाज, एक नया बिहार बने। क्या मैसेज है आपका? नहीं, यदि आप भवेश जी मुझसे समझना चाह रहे हैं, मेरा संदेश ये है कि जब आपको जागरूक बनना चाहिए, आपको अपने निर्णय खुद लेने चाहिए, आपको सभी उम्मीदवारों के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए, और ये सब तभी होगा जब आप अपने चुनाव के लिए जागरूक होंगे। जब तक जागेंगे नहीं, सवेरा नहीं आने वाला है बिहार में। जी भवेश जी, मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। जब तक जागेंगे नहीं मुकेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं अंतिम एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे देश में जो सबसे बड़े चुनाव सुधार की जरूरत है, वो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमें सबसे पहले चुनाव प्रचार बंद कर देना चाहिए। ये चुनाव प्रचार जो है ना, वो हमारे प्रजातंत्र का सबसे बड़ा रोड़ा है। कोई भी आदमी आता है चुनाव घोषणा होने के बाद 20 दिन में करोड़ों अरबों रुपए खर्च करता है, पोस्टर लगवाता है और चुनाव जीत के चला जाता है। अगर हम ये चुनाव प्रचार बंद कर देंगे तो आदमी को 5 साल काम करना पड़ेगा अपनी पहचान बनाने के लिए। लोग उसको जाने, लोग उसके काम के बारे में जाने, इसके लिए उसको 5 साल मेहनत करना पड़ेगा, तब वो अपनी पहचान बना पाएगा और तब लोग उससे वोट दे पाएंगे। तो हमें अगर सरकार की तरफ से कुछ करना है तो सरकार को सबसे पहले ये सब जो लोगों को मौका देते हैं, जो भी हमारी संरचना है, जो ढांचा है चुनाव का, जो ऐसे लोगों को मौका देती है कि आओ कुछ भी करो, पैसे फेंको और छा जाओ और चुनाव जीत के चले जाओ, हमें उसके रास्ते बंद करने पड़ेंगे। हमें लोगों को तैयार करना पड़ेगा कि वो 5 साल तक मेहनत करें, लोगों के बीच अपनी पहचान बनाएं और तब चुनाव जीत के आए। तो इस चर्चा को मैं यहीं पे विराम दूंगा, क्योंकि इस तरह की चर्चाओं पे पता नहीं पब्लिक को कितना जागरूकता उसमें बढ़ती है, लेकिन मेरी कोशिश यही है इस मंच से कि लोग जागें। और रवि जी ने भी कहा, मुकेश जी ने भी कहा कि लोगों को, लोकतंत्र में लोग महत्वपूर्ण हैं। नेता और पार्टियों को हम दोष नहीं दे सकते कि हमारी व्यवस्था खराब है। लोग अगर जागरूक होंगे बिहार के, जैसा कि कहा जाता है कि बिहार में राजनीतिक चेतना है, उनके अंदर सामाजिक चेतना भी आनी चाहिए। और जब तक ये सामाजिक चेतना नहीं आएगी, जब तक वो ये नहीं सोचेंगे कि हमें अपना बिहार खुद बनाना है, ये नेता हमें बिहार बनाकर नहीं देंगे, ये नेता हमारे सपनों का बिहार नहीं बना सकते हैं। सपनों का बिहार हमें खुद बनाना पड़ेगा। बिहार के वोटर को लिए 5 साल में ये मौका मिलता है, जब वो अपने सपने का बिहार बना सकते हैं, तब वो क्यों नहीं जागते हैं? मुझे लगता है कि उनको जागने की ज़रूरत है, उनको सोचने की ज़रूरत है, उनको वोट करने की ज़रूरत है। कोरोना संक्रमण की वजह से वोट को लेकर बहुत सारे आशंकाएं जताई जा रही हैं कि कैसे वहाँ पे व्यवस्था रहेगी, क्या संक्रमण को बचाते हुए वोट कर पाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जनता में जागरूकता रहेगी तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने मताधिकार का सबसे अधिक से अधिक इस्तेमाल करके ही इस व्यवस्था को बदला जा सकता है, इस सिस्टम को बदला जा सकता है। ये जो नेताओं की जो भेड़ चाल है, जो लगातार इस तरह से शोषण एक तरह से पूरी व्यवस्था का कर रहे हैं, सत्ता पे काबिज हो जाते हैं, 5 साल तक वो अपने हिसाब से राज करते रहते हैं, ये तभी बंद होगा जब हम और आप जागेंगे, हम और आप वोट के सही इस्तेमाल करेंगे।
अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल करिए। और इस मैसेज के साथ इस चर्चा में मैं आपको छोड़ जाता हूं। फिर आगे इसी तरह की चर्चा में मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।